एपेक्स सॉल्यूशन। पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। कोर्सेज के बारे में मैं पहले आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले। कोर्सेज में आपको पूरा क्लास 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेट बोर्ड एंड मेजरली सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएस बोर्ड के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। टॉपिक्स क्या क्या? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, often we called as in IS कॉमर्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एज यू नो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट से बोलते हैं इसको DRS। DRS का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। DRS किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक चीज आपसे पॉइंट कॉमन नोट में आपसे शेयर करना चाहूंगा, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, आपने सही सुना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे किया जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यदि आप आगे जाके अकाउंट्स का काम करेंगे या ऑडिट फील्ड में जाएंगे या प्रैक्टिकल फील्ड से भी रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है। इसी कारण 11th क्लास के कोर्स में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को दिया गया है ताकि बच्चे समझ पाएं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की नीड क्या है। देखिए, बिजनेस में हम सारे रिकॉर्ड्स A to Z आइटम के रखते हैं। डेली जो भी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक, अब होता ये है कि हम बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड रखते हैं, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, तो बैंक बैलेंस का भी रिकॉर्ड करते हैं कि आज हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात, बैंक बैलेंस एज पर आवर बुक। इसको हम बेसिकली कैश बुक भी बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये ध्यान में रखना है कि बैंक बैलेंस हमारी बुक्स के हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे? कैश बुक भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बैलेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली बैंक बैलेंस। ठीक, एंड सेकेंडली, जो बैंक अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, जो हमारे अकाउंट के रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करके रखता है, वो किसमें करके रखता है? दैट इज नोन एज पासबुक। ये बैंक अपनी तरफ से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो ऑफन पॉसिबिलिटी होती है, यहां पर हम दोनों बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, बट एंगल डिफरेंट है। यहां पर हमारा एंगल है, हमारा व्यू है, और यहाँ पर बैंक्स का व्यू है, बैंकर का व्यू है, जहां पर हमारा अकाउंट मेंटेन है उसका व्यू है। तो ऑफन ये देखा गया है कि दोनों के बैलेंस मिसमैच कर सकते हैं। क्यों मिसमैच करते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करने वाले हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारा वर्क सिंपल इतना सा ही है कि हम रिकंसाइल करें दोनों के बैलेंसेस को, बैंक बैलेंस को एज पर आवर बुक एंड पासबुक बैलेंस ऑफ द बैंक एज पर द बैंक। इसको रिकंसिलिएशन करने का ही काम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का होता है। तो मीनिंग को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अ बैंक रिकंसिलिएशन या ऑफन नोन एज DRS कम इनटू द प्ले। बैंक रिकंसिलिएशन एक वो स्टेटमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है बैंक स्टेटमेंट एंड जनरल लेजर को। अब बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जो पॉइंट है, दैट सिग्निफाइज बैंक स्टेटमेंट मींस पासबुक, एंड जनरल लेजर इट मींस often we known as cash book।
फिर मैं बोल रहा हूँ कैश बुक का मतलब आप कैश का बैलेंस मत समझिएगा, आप ये समझिए कैश बुक सिग्निफाइज द बैंक बैलेंस एज पर अवर बुक्स। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना, ठीक। ये जो भी बात कर रहा है और दोनों एक ही बैलेंस की बात कर रहे हैं, जब दोनों एक ही चीज पे बात करते हैं तो दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो हम उसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्लियर करने के लिए डीआरएस प्रिपेयर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं पर्पस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का। Due to timing difference, omission, error made by the bank or the firm itself, बैंक reconciliation statement इसलिए डिफर कर जाता है क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस के कारण या ओमिशन के कारण या एरर के कारण, ये सारे पॉइंट्स हम इस क्लास में पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, बट ये सब कोई भी कर सकता है। इवन बैंक कैन ऑल्सो डू दिस एंड अवर फर्म, मतलब फर्म मतलब हम भी ये गलती कर सकते हैं, या बैंक की तरफ से गलती हो या ओमिशन या भूल गए हो वो लोग, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। इसके कारण बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है। द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक अकाउंट इन कैश बुक रेयरली इज एग्री। यस, दैट इज द मेन पॉइंट कि रेयरली एग्रीज। नॉर्मली आप देखेंगे कि बैंक का बैलेंस है, ठीक है, और हमारे बुक्स में बैंक का बैलेंस, दोनों रेयरली बहुत एग्री करते हैं। दोनों का एग्री करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। ऐसा देखा गया है कि कोई बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, तो रेयरली देखा गया है कि वो एग्री कर जाए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी यूज। इस सब को हेल्प करने के लिए डीआरएस यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द रीजन क्यों एरर हुई, आइडेंटिफाई कर पाए एरर का। क्योंकि देखिए मामला बैंक बैलेंस का है, पैसे का मामला है, तो हमको पता होना चाहिए क्यों ऐसा रीजन आया, बैंक और हमारे बैलेंस में क्यों डिफरेंसेस आ रहे, कारण क्या है, ताकि उसको तुरंत रेक्टिफाई किया जाए यदि एरर है, ओमिशन है, कोई प्रॉब्लम है तो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस आर द रीजंस, पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि आपका डिफरेंसेस आए। फर्स्ट ऑफ द रीजन इज अनक्रेडिटेड आइटम। अनक्रेडिटेड आइटम्स मीन्स आपने सपोज अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में चेक, आपको चेक मिला, आपको चेक मिलता है तो आप करते क्या हैं, आप सिंपल बैंक जाते हैं, अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आपको चेक मिला 2 अप्रैल को और सेम डे मान के चलते हैं यू हैव डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक। नाउ बैंकिंग जो साइकिल होता है, नॉर्मल यूज टू से कोई भी चेक को क्लियर करने के लिए, अदर बैंकिंग चेक को क्लियर करने के लिए इट्स टेक अ टाइम ऑफ सम 2 days और 1 day, बिकॉज ये क्लियरिंग साइकिल में जाता है, क्लियरिंग हाउस में जाता है, और वहां से टाइम इसको लगता है पूरा क्लियर होने में, चेक जो आपने डिपॉजिट किया और प्रोसीड्स आपके अकाउंट में आने के लिए 2 या 1 दिन का समय लगता है। अनक्रेडिटेड आइटम, सपोज आपको तो 2 अप्रैल को चेक मिला, जैसे ही 2 अप्रैल को चेक मिला, अब आप क्या करेंगे, आपने सीधा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया अपनी बुक्स में, ऑफन कॉल्ड एज कैश बुक। ऑफन कॉल्ड एज कैश बुक, बट ये 2 अप्रैल को आपने एंट्री करी, बट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सपोज 3 तारीख को ही आपका चेक क्लियर हो गया, पासबुक में बैलेंस कब बढ़ा, ऑन 3 अप्रैल। तो दैट इज द रीजन फॉर डिफरेंशिएशन कि 2 अप्रैल को अगर मैं बैलेंस मैच करने जाऊं तो 2 अप्रैल को तो मेरा पासबुक में चेक दिखेगा नहीं, बिकॉज वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं, क्लियरिंग हाउस का प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं। तो दैट इज द रीजन
ऑन 2 अप्रैल मुझे DRS प्रिपेयर करना होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या बोलता है? अनप्रेजेंटेड चेक सिंपल ये बोलता है कि सपोज मैंने कोई अमाउंट दिया किसी को, मैंने कोई चेक दिया किसी को, सपोज मैंने शाम, पर्सन मेरे यहाँ काम करता है, शाम नाम का पर्सन, शाम को मैंने 1 तारीख को उसकी सैलरी होती है सपोज 5,000 रुपीज पर मंथ। मैंने शाम को सैलरी प्रोवाइड करी, सैलरी मैंने 1 तारीख को चेक दे दिया, सपोज आज डेट क्या है 1 मई, एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 का चेक मैंने शाम को दे दिया। अब शाम ने इस चेक को तुरंत जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, सपोज उसने डिपॉजिट किया 5 मई को। अब यहां होगा ये कि 1 मई को जैसे ही मैंने चेक दिया, मैंने अपना बैंक अकाउंट often known as कैश बुक रिड्यूस कर लिया। एंड फोर्थ नहीं होगा, 5 मई को मेरे अकाउंट से सपोज सेम डे ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारा अकाउंट सेम बैंक में, ये भी अगर मान के चले तो मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअल कब कम होगा? ऑन 5 मई पासबुक में मुझे डिक्लाइन दिखेगा 5,000 से। ओके, तो ये एक सेकेंड पॉइंट है कि अनप्रेजेंटेड चेक, शाम को तो मैंने 1 तारीख को चेक दे दिया, बट शाम ने उसको सेम डे ना लगाया हो, 5 मई को अपने बैंक में क्लियरिंग के लिए लगाया, 5 मई को ही बैंक सपोज उसका क्लियर कर देता है चेक को, तो पासबुक में डिक्लाइन कब दिखा? 5 मई को। एंड मैंने अपनी बुक्स में, दैट इज नोन एज कैश बुक, कब डिक्लाइन शो किया? दैट इज ऑन 1 मई। तो ये एक कारण है, ये एक रीजन है डिफरेंसेस का। ठीक ना, थर्ड पॉइंट बोलता है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट एक सिंपल होता है, अगर कोई पर्सन मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे, डायरेक्टली कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दे, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे, अगर सपोज एक शाम नाम का पर्सन, नहीं शाम तो हो गया, एक राधे नाम का पर्सन है, राधे से मैं डील करता हूँ रेगुलरली, गुड्स का आउटफ्लो होता है, राधे आता है मेरे पास एंड गुड्स लेके जाता है, एंड राधे को मैं एक बिल इशू करता हूँ, इनवॉइस बना के देता हूँ। बिल में मेरे सारे डिटेल्स के साथ साथ नीचे मेरा ऑफन अकाउंट नंबर भी रहता है, बैंकिंग डिटेल्स भी रहती है इन शॉर्ट से। तो राधे ने सोचा भाई मुझे तो पे करना है सामने वाले को, जो शॉपकीपर से मैंने गुड्स लेकर आए हैं, उसका बैंक डिटेल भी मेरे पास है, तो मैं अभी आया हूं कुछ काम से, तो क्यों ना मैं इन्हें पे कर दूं। तो राधे ने सपोज 10,000 था अमाउंट, 10,000 मेरे अकाउंट में, क्योंकि बैंक डिटेल इनके पास थी, तो डाल दी। ठीक, ये हो सकता है डायरेक्टली इन्होंने ट्रांसफर कर दिया हो। तो ये पार्ट, अब मुझे तो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिली इस रिलेवेंट कि राधे ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है अमाउंट, वो तो बाद में मुझे पता चलेगा जब मैं पासबुक देखूंगा, या फिर राधे से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि भाई मैंने आपके अकाउंट में अमाउंट डाला है, क्या आपको रिसीव्ड हुआ? रिसीव्ड हुआ तो आप कंफर्म कीजिए।
तो दैट इज द रीजन, एक ये कारण है डिफरेंसेस आने का। ठीक, बैंक चार्जेस डेबिट इटसेल्फ सिग्निफाइज कि हमारे अकाउंट से बैलेंस नेगेटिव हुआ। क्रेडिट ट्रांसफर डायरेक्ट क्रेडिट इटसेल्फ सिग्निफाइज कि हमारे अकाउंट में बैलेंस इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोनों हो सकता है, या तो सपोज कोई चार्जेस के नाम पे बैंक मेरे अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट कर ले। बैंक अब सपोज एसएमएस चार्जेस के नाम पे ले रहा है, बैंक वेरियस चार्जेस लेता है में से, लाइक एसएमएस चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, कार्ड चार्जेस एक्सेट्रा, बहुत सारे चार्ज बैंक लेता है मुझसे। अब अगर बैंक ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया सपोज, तो मुझे कब पता चलेगा? नॉर्मली जब मैं पासबुक देखूंगा कि भाई ये क्या चीज का पैसा कटा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब पैसे कटते हैं तो हमको मैसेज तो आ जाता है कि इस इतने अमाउंट आपके अकाउंट से कट गए, बट क्या कारण था, किस चीजों से ट्रांजैक्शन हुआ है, वो हमें कब पता चलेगा? वो हमें तब पता चलेगा जब हम पासबुक देखेंगे, वेदर इट कैन बी एसएमएस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, या डेबिट कार्ड चार्जेस, या इंटरेस्ट जो बैंक हमको देता है। हमारे अकाउंट में पैसे तो आए, बट क्या रीजन से आए, कहां से आए, शाम ने डाले कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया, दैट इज नॉट नोन बाय अस। जब पैसा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पासबुक में ही डायरेक्टली एंट्री हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं, ईदर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या फिर श्याम ने अमाउंट, सपोज श्याम नाम का पर्सन ने पैसा डाला हो, या राधे नाम की पर्सन ने पैसा डाला हो, एंड सिमिलरली अमाउंट डिडक्ट भी हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एक्सेट्रा। तो जब तक हम पासबुक नहीं देखेंगे तब तक हमको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। तो सिंपल, हम अपने बुक्स में एंट्री कैसे कर पाएंगे जब तक हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं है? तो दैट इज द रीजन व्हाई द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक अराइज। सिंपल रीजन समझ में आया डिफरेंस का? भाई हमको अगर चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हाउ कैन वी रेक्टिफाई एंड हाउ कैन वी रिकॉर्ड द थिंग? पासबुक में सपोज पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, हमको तो सिर्फ एसएमएस आ रहा है XYZ का, जब तक उसका स्टेटमेंट या पासबुक नहीं देखेंगे तब तक हम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें? दैट इज व्हाई द रीजन फॉर डिफरेंस अराइज। नेक्स्ट पॉइंट, डिसऑनर चेक। कोई चेक हमको सपोज मिला, चेक हमको रिसीव हुआ, कोई एक ट्रांजैक्शन मैंने किया, द पर्सन नेम इज श्याम, श्याम हो गया। सपोज राम के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया, राम के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया, राम ने मेरे शॉप से गुड्स लेकर अपनी शॉप में लेकर गए, गुड्स आए राम के पास। अब राम ने गुड्स तो मेरी शॉप में ले गए, पेमेंट करने के लिए मुझे चेक दिया, चेक दिया राम ने, एंड सपोज चेक मुझे मिला 2 मार्च को। चेक मिलते ही मैंने क्या किया, सेम डे या नेक्स्ट डे मान लेते हैं, 3 मार्च को मैं बैंक गया एंड आई हैव पुट इनटू द बैंक फॉर क्लियरेंस। मैंने पुट कर दिया बैंक में क्लियरेंस के लिए। अब यहाँ होगा ये कि मैंने चेक तो डाल दिया क्लियरेंस करने के लिए, बट कुछ दिन बाद 5th डे को जब क्लियरिंग पे गया, 2 दिन बाद मुझे ये पता चला कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस या कोई भी कारण से ये आपका जो चेक था वो बाउंस हो गया।
ओके, चेक मतलब जो आप सोच रहे थे आपके खाते में पैसे आना, वो पैसे आए नहीं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि आपने राम से पूछा कि भाई आपका जो चेक था वो बाउंस हो गया, तो राम ने जो भी कारण रहा होगा उसके बारे में आपको बताया कि भाई आप आज मत लगाइए, आज मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो आप 2 दिन बाद लगा देना वापस, तो क्लियर हो जाएगा। अब द पॉइंट इज कि 3 मार्च को आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, बट उस दिन या 2 दिन बाद, सपोज 2 दिन बाद आपको पता चलता है 5 मार्च को कि वो पॉजिटिव बैलेंस नहीं आया। 5 मार्च को भी आपका कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस के डिफरेंस, क्योंकि आपने कैश बुक में वो चेक क्लियर मान के चला है और पासबुक में वो चेक के बारे में कोई प्रोसीड्स नहीं है, वो चेक का पैसा नहीं आया। तो 5 मार्च तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पासबुक और कैश बुक एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो दैट इज द रीजन आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आपके कितने चेक पेंडिंग हैं क्लियरेंस के लिए। ये मदद करेगा आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको कैश बुक का बैलेंस दिखाएगा एंड पासबुक के बैलेंस तक लेकर जाएगा। सो आप आइडेंटिफाई कर पाए कौन से ट्रांजैक्शन आपके पेंडिंग है जो कि आपके बैलेंस को मैचिंग होने से रोक रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ कैश बुक। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट ट्रांसफर या डायरेक्ट क्रेडिट। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था शाम वाले राधे वाले केस में। राधे नाम का पर्सन है, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो डायरेक्ट क्रेडिट वाले केस में है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये दोनों पॉजिटिव वाले आइटम हैं, ये दोनों से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा एंड ये दोनों नेगेटिव वाले आइटम हैं, ये दोनों से आपका बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक चार्जेस कर लिया, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। डायरेक्ट डेबिट कर लिया, बैंक बैलेंस कम हो गया। डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। एंड इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको सारा बेस समझ में आ रहा होगा कि व्हाई द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस सिंपल इतना ही है, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि बिजनेस में जो बैंक बैलेंस आप सोच के चल रहे हैं और जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है उसमें अंतर क्यों आ रहा है। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। दो ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट 2 ऑप्शन, मैंने अभी आपसे चर्चा भी करी इस बारे में। 2 ऑप्शन, इधर आपके पास कैश बुक का बैलेंस दिया होगा सवाल में एंड यू हैव टू गो टू योर टारगेट। व्हाट इज योर टारगेट? टारगेट इज सिंपल पासबुक, और इधर पासबुक का बैलेंस हो सकता है एंड नाउ योर टारगेट विल बी बिकम कैश बुक। फर्स्ट या सेकंड, ओनली 2 ऑप्शन है आपके पास। इधर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो एंड यू हैव टू मूव ऑन टू द पासबुक, और इधर पासबुक का बैलेंस इज गिवन, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द कैश बुक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि क्या बैलेंस हमको दिया है और हमारा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है? तो आपको वो इनिशियली क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वो आपको पता लगते जाएगा कि हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग ऑन, आपका टारगेट क्या रहेगा। एंड एक पॉइंट और जो मैं आपको अभी बता दूं इम्पोर्टेंटली, वो आप ध्यान में रखिए कि हमको टारगेट को अनटच करना है। टारगेट शुड बी अनटच्ड।
ये आप एक मूल मंत्र याद में रखिए, सो दैट हम जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में तो आपको पूरी तरीके से पता रहे कि हमारा टारगेट बेसिकली क्या है। फर्स्ट, एक्नॉलेज योर टारगेट, एंड सेकंड, टारगेट को अनटच रखना है, हम उसमें एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दो ऑप्शंस, कैश बुक से पासबुक और पासबुक से कैश बुक, दो ही आपके टारगेट्स होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ये तो समझा होगा अभी, थोड़े से हद तक मैं मानता हूँ अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कैश बुक में पासबुक टारगेट होगा। सपोज कैश बुक का बैलेंस दिया तो हमारा टारगेट विल बी पासबुक, एंड सपोज पासबुक का बैलेंस दिया है तो अवर टारगेट विल बी कैश बुक। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। क्वेश्चन या तो फर्स्ट के बेस पर होगा या तो क्वेश्चन सेकंड के बेस पर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि यदि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, ध्यान देने की बात है, यदि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इट सिग्निफाइज कि वो डेबिट बैलेंस है। एंड सिमिलरली यदि कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, इट सिग्निफाइज कि वो क्रेडिट बैलेंस है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैश बुक इफ डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, आपके पास कैश है। कैश बुक if credit means negative balance, means you don't have cash, it's a negative, कैश आपका माइनस में है। अब ये मत सोचना कि कैश कैसे माइनस में हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहाँ कैश बुक भले ही बोलते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, बैंक बैलेंस। ये एक्चुअली क्या है, बैंक बैलेंस है। ये बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ओके, बैंक बैलेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? वो एक सिंपल है, बैंक में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। बैंक में एक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी रहे तो आप यूज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो ऐसे ही बिजनेस को वर्किंग कैपिटल फंक्शन करने के लिए बैंक यूज्ड टू अलाउ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव, इट इज कैश बुक डज नॉट सिग्निफाई द कैश बैलेंस इज नेगेटिव। कैश बुक्स इज बैंक बैलेंस एज पर योर बुक्स। तो डेबिट मीन्स पॉजिटिव, क्रेडिट मीन्स नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द एंगल ऑफ बैंक, that is passbook, that means debit balance is negative and credit balance ये positive है। debit balance कैसे negative हुआ? that is the simple reason, debit balance इसलिए negative हुआ because जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो हमने तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, that is asset for us। अब सिंपल आप सोचिए, आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। आपको कैसा लग रहा है? आपको फीलिंग कैसी आ रही है जब आपने पैसा बैंक अकाउंट में डाला? अच्छी फीलिंग आ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका। बट करेस्पॉन्डिंगली बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। अब बैंक को आपको पहले जितने पैसे देने थे, अब बैंक उससे ज्यादा पैसे देगा बिकॉज आपने और ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया। दैट इज वाई पासबुक इज द बुक ऑफ बैंक। तो बैंक के लिए डेबिट बैलेंस इज नेगेटिव। सिमिलरली सेकेंड फेस ऑफ द कॉइन के क्रेडिट बैलेंस फॉर अस इज नेगेटिव, दैट इज द ओवरड्रॉन फैसिलिटी। ये बैंक को अब आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट किया है, एक्स्ट्रा पैसे बैंक से लिए हैं। And credit balance is positive for the bank because passbook is the book of bank। अब बैंक आपसे एक्सेस पैसा लेगा।
That is why it is positive. The most second important point of the bank reconciliation is debit means positive. कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट मतलब नेगेटिव. पासबुक में डेबिट मतलब नेगेटिव, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव. दैट इज रिटर्न ओवर हियर. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन समझ में आया क्यों ऐसा होता है. नाउ सेकंड चीज, फॉर्मेट में आते हैं हम लोग. फॉर्मेट में हम सिंपल देखते हैं कि पर्टिकुलर्स प्लस माइनस सिंपल फॉर्मेट है. यहाँ पर आपका इनिशियल रहेगा. सपोज आप कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो आपका टारगेट क्या हो सकता है, पासबुक. एंड पासबुक से सपोज क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपका टारगेट है कैश बुक. सिंपल, इजी, ठीक. एंड इफ कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो वो किस आइटम में जाएगा, प्लस में. एंड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है देन इट विल गो इन माइनस आइटम. रिकैप ऑफ द प्रीवियस स्लाइड. पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो क्या लिखूं, प्लस की माइनस, माइनस. एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो दैट इज प्लस आइटम. इजी फॉर्मेट फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से. पर्टिकुलर प्लस माइनस, दैट्स इट द फॉर्मेट. नाउ वी आर डीलिंग विद अदर इश्यूज. ये सारे इश्यूज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखने वाले हैं, बट अदर इश्यूज भी होते हैं टू बी नोन, लाइक पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक. इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं पीडीसी. पहले तो ये समझिए पीडीसी होता क्या है. पीडीसी इज अ चेक. सपोज टुडे डेट इज, आई एम टेकिंग जस्ट कोई भी डेट, रैंडम डेट, 22 मार्च 2021. दैट इज टुडे, आज का दिन, ठीक. सपोज ये आज की डेट है. नेक्स्ट, मैंने सपोज चेक दिया टू अ पर्सन कॉल मोहन. मोहन को मैंने चेक दिया आज की डेट में. उसको बोला ये चेक मैं आपको 2 अप्रैल का दे रहा हूँ, 2 अप्रैल 2021. आपने चेक देखा होगा तो चेक में यहाँ राइट साइड के कॉर्नर में डेट का कॉलम होता है. तो डेट मैंने डाला 2 अप्रैल 2021. आज की डेट थी 22 मार्च 2021. तो मैंने आज से आगे की डेट का चेक दिया, आज से आगे की डेट का चेक दिया. दैट इज नोन एज पोस्ट डेटेड चेक. अब इसकी कैसे एंट्री करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है. जैसे मैंने आज चेक इश्यू किया, मुझे अपनी बुक्स में बैलेंस कम करना पड़ेगा, बट ये चेक मैंने आगे की डेट का दिया है तो ये चेक क्लियर तो 2 अप्रैल के पहले हो नहीं सकता. ये बैलेंस मेरे एक्चुअल बैंक अकाउंट में कब कम होगा, बाद में. तो ये बाद में नेगेटिव होगा आफ्टर सम डेट. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड, जब भी डिफरेंसेस आए कैश बुक और पासबुक में, वी नीड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो ये इश्यूज आपको मिलेंगे डिस्कस करने के लिए. D is stale check. Stale check is a check which got expired. नॉर्मली चेक की डेट से, जो चेक था यहाँ पर हमारा, ये जो चेक की डेट है, उस डेट से चेक 3 मंथ तक वैलिड रहता है. इस डेट से चेक 3 मंथ तक वैलिड होगा. एंड यदि 3 मंथ तक चेक हमने बैंक में पुट नहीं किया, अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाला, तो उस चेक गेट स्टेल. उस केस में क्या करेंगे, सिंपल, जैसे ही हमको चेक मिला होगा, हमने बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा, बट 3 मंथ ज्यादा हो गए चेक को, अभी तक हमने बैंक में पुट नहीं किया चेक को,
तो दैट इज द रीजन वाई हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हमको जरूरत पड़ती है कि कहीं कोई ऐसे चेक तो नहीं हो गए जिसको हमने सिर्फ रिसीव करके कहीं रख दिया है या अभी तक उसको बैंक में पुट ऑन नहीं किया है, टू आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ चेक। और वैसे चेक की हमने एंट्री तो कर दी और उसको बैंक में नहीं डाला, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको वो सारे चेक्स की इंफॉर्मेशन देगा, टाइम टू टाइम बताएगा कि ये भी चेक पड़ा है, इसको भी क्लियर करवाना है। नेक्स्ट, एरर मेड बाय बैंक। बैंक भी गलती कर सकता है हमारी पासबुक मेंटेन करने में। कभी कभी आपने देखा होगा आपके अकाउंट से चार्जेस कट जाते हैं, आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया होता एंड अकाउंट से ट्रांजैक्शन कट गए, अकाउंट से अमाउंट कट हो गए, तो आप बैंक से जाके क्लेम करते हैं एंड बैंक उसको रिवर्स करता है। देन नेक्स्ट, कभी कभी आपके अकाउंट में गलती से बैंक अमाउंट भी डाल देता है, तो दैट इज द एरर मेड बाय बैंक। अगर बैंक ने उसको करेक्ट कर लिया है वो एरर को, तो आपको कुछ नहीं करना है, और यदि बैंक ने करेक्ट नहीं किया है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी। दैट विल बी डिस्कस्ड व्हेन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट, कुछ ओपनिंग बैलेंस में अंडरकास्ट या ओवरकास्ट की प्रॉब्लम होती है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके कारण भी डिफरेंसेस आते हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट बैलेंसेस का, तो वो भी पॉइंट हमको चेक करना है। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो जहां हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सब सॉफ्टवेयर्स में क्रिएट होते हैं, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी आर सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, हमको 11th क्लास अच्छे नंबरों से क्लियर करनी है एंड आगे बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ के प्लस माइनस को समझना है। आप हमारी सेकेंड वीडियो बिल्कुल देखिएगा। आप हमारे चैनल को, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट करना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर